नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगातार आज तक पर आपको हम दिखा रहे हैं कि आज भारत बंद है और ये भारत बंद इसका आह्वान किया है उन किसानों ने जो पिछले 13 दिन से आंदोलनरत हैं। सीधे चलते हैं हम अपने संवाददाता श्वेता सिंह के पास। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज किसानों का जो आंदोलन चल रहा है 13वां दिन उसका, लेकिन देशव्यापी हड़ताल भारत बंद जिसे नाम दिया जा रहा है। हम आपको देश भर के अलग अलग इलाकों का हाल दिखा रहे हैं, दिल्ली की परिस्थितियां भी आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जिस दिल्ली नोएडा लिंक रोड के पास हम हैं, यहीं पर भारतीय किसान यूनियन के जो तमाम सदस्य हैं, जो किसान हैं, वो यहाँ पर लगातार कई दिनों से धरने पर बैठे हैं और इसीलिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स हो, सीआरपीएफ हो, दिल्ली पुलिस के जवान हो, वो सब आपको यहाँ पर तैनात नजर आते हैं। लेकिन इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर से जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच भिड़ंत की तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं। देव अंकुर वधावन इस समय हमारे साथ हैं। देव अंकुर, बताइए, लग रहा था आंदोलन तो किसानों का है, लेकिन किसान कुछ जगहों पर, खासकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर सीमित नजर आ रहे हैं। अधिकतर तो राजनीतिक पार्टियां आपस में सरफटौल करती दिख रही हैं। बिल्कुल एक संग्राम की स्थिति बन गई श्वेता। भाजपा के कार्यालय के बाहर मैं जयपुर गुलाबी नगरी में खड़ा हूं और आप देख सकती हैं किस तरह से यहां पर भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता आए हुए हैं। भाजयुमो यूथ भाजपा का मोर्चा है, उसके कार्यकर्ता आए हुए हैं और अब से कुछ क्षण पहले ही एक जबरदस्त संग्राम देखा जा सकता था। सड़क के दोनों तरफ भाजपा और कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे और पत्थरबाजी हुई है बकायदा जयपुर के भाजपा के कार्यालय के बाहर। और यहाँ पर जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, इनका कहना है कि ये जो पत्थरबाजी हुई है ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नहीं, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने शुरू की है। और आप देख सकती हैं किस तरह से ये जो कार्यकर्ता हैं इनको अलग अलग रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। पुलिस ने किसी भी प्रदर्शन का एक तरीका होता है, प्रदर्शन करना होता है, लेकिन पुलिस ने उनका पूरा सहयोग दिया है, पुलिस ने उनका साथ दिया है। वो चाकू, छुरी और हर तरीके के हथियार लेके आए थे, या कोई लड़ना था। हमारा जो भारत बंद का जो आह्वान है, ये दोनों तरफ से आपस में लड़ाई का कैसे जो मंजर बन गया, पत्थरबाजी क्यों होनी शुरू? देखिए, ये पत्थरबाजी तो कांग्रेस ने चालू करी है। हम तो यहाँ केवल हमारे कार्यकर्ता खड़े होते, ये हमारा घर है, हम अपने घर में रहते हैं, लेकिन हमारे घर में घुसने की कोशिश करी, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमें सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि माननीय अशोक गहलोत साहब, जो कि आज अपनी सरकार नहीं चला पा रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पत्थरबाजी कैसे हुई है सर? उनका कहना है, एनएसयूआई का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की, आप लोगों को लगी है। आप देखिए, पुलिस ने लाठीचार्ज करी है, कपड़े फाड़े गए सारे सब। और पहली बार ऐसा हुआ है कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं सर, ये पहली बार हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो ये कुर्ता है ये थोड़ा सा फट गया है। इसके अलावा भी यहाँ कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हथियारों के साथ यहाँ पे आए थे, लेकिन वो ये कभी नहीं समझेंगे युवा मोर्चा कमजोर नहीं है। ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से दिया जाएगा और हमारे घर पे जब भी हमला होगा हम पूरी ताकत के साथ उनको। तो पत्थरबाजी की नौबत आई कैसे? भाई साहब, उन्होंने पत्थरबाजी वहीं से शुरू हुई थी और एक इंतजार एक समय तक किया जाता है, प्रतिकार के उनको देना पड़ेगा और हमेशा हम देंगे। देवंकुर, असल में दिक्कत ये होती है, मुद्दा किसानों का है, किसान अपनी मांगे सामने रख रहे हैं, राजनीति से हाईजैक न करे। जरूरत है कि सरकार उन मुद्दों पर बैठे, उन मुद्दों पर चर्चा हो, विमर्श हो और उसे लेकर कोई सकारात्मक कदम आगे बढ़े। लेकिन अगर राजनीति इस तरह की चलेगी, इस तरीके से भिड़ेंगे कार्यकर्ता, तो फिर तो, क्योंकि किसान जो है उन्होंने अपनी शांति बनाई हुई है, अलग अलग इलाकों से हम दिखाते हैं, वो कहते हैं कि हम बातचीत के लिए आगे जाएंगे और बातचीत के लिए आगे जा रहे हैं। फिर ये हंगामा करने वाले, हिंसा करने वाले लोग किसान नहीं हो सकते हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं पटना में जो तस्वीर नजर आ रही है, वहां पर पप्पू यादव आज किसान का भेष धर के आगे बढ़े। आज वो किसानों की बात को रखने के लिए वो आगे की ओर जा रहे थे। आरजेडी की तरफ से, हालांकि तेजस्वी यादव ने अपनी तरफ से साफ कर दिया था कि जब आरजेडी की तरफ से यह आंदोलन होगा तो उसमें कोई भी झंडे बैनर लेकर आरजेडी का नहीं चलेगा, वो किसानों के हित में, किसानों के समर्थन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन वहां की परिस्थितियां क्या है सूरत हाल, बता रहे हैं मेरे सहयोगी रोहित सिंह। भारत बंद में जन अधिकार पार्टी किस तरीके से हुड़दंग कर रही है, इसकी तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर डाक बंगला चौराहे पर जो आम लोगों की गाड़ी यहाँ पर जा रही है, गुजर रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। और देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों के ऊपर चढ़ के इस तरीके से जो है वो हुड़दंग किया जा रहा है। और
पप्पू यादव भी यहीं पर बैठे हुए हैं और उसके बाद भी आप देख सकते हैं गाड़ियों पे चढ़ के आप देखिए किस तरीके से डैमेज भी किया गया है, गाड़ी डेंट हो गई है। तो यहाँ पर जो पप्पू यादव के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी के, वो फिलहाल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हुड़दंग कर रहे हैं। जो गाड़ियाँ आ रही हैं, आम गाड़ियाँ लोगों की, उस पर जो है हमला कर रहे हैं, उस पर चढ़ जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बंद को सफल बनाएं। पप्पू यादव कई मौकों पर बाहर निकले हैं, चाहे पटना में बाढ़ का मामला रहा हो या कोरोना के समय रहा हो। आज किसानों के मुद्दे पर वो बाहर निकले हैं। बहरहाल अलग अलग जो बॉर्डर्स हैं दिल्ली की, जो अलग अलग राज्यों से जुड़ती हैं, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि नोएडा से जुड़ती हुई सीमा है, लेकिन अभी हम आपको लिए चलते हैं सिंघू बॉर्डर की ओर, जहां से शुरुआत हुई थी पूरी तरीके से, जहां पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉलीज में भर भर कर वहां पर पहुंचे थे और वहां पर सबसे पहले वहां पर उनका जमावड़ा नजर आया था। वहां से देखिए ये रिपोर्ट। किसान क्रांति का आज 13वां दिन है। जीटी करनाल रोड पर सिंघू बॉर्डर पर किसान आज भी डटे हुए हैं। मांग सिर्फ और सिर्फ एक, किसानों के खिलाफ जो अध्यादेश, जो कानून लाया गया, जो ये किसान मानते हैं कि उनके खिलाफ है, उसे वापस लिया जाए। 5 राउंड की बैठक बेनतीजा रही है। 6वें दौर की बैठक कल होगी, लेकिन इस बीच दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर अन्नदाता डटे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मांग को लेके कि कानून वापस हो, ताकि वो भी इस ठिठुरती ठंड में अपने घर जाएं। आज भी जमावड़ा हजारों की संख्या में है, लेकिन एक बार 360 डिग्री में आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सिंघू बॉर्डर का ये पहला पॉइंट, लेकिन उसके आगे हजारों की संख्या में किसानों का जमावड़ा है। साथ ही यहाँ जो आपको आते हुए लोग दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दूर दराज से आज भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसानों के बेटे हैं, दूसरे किसान यूनियन हैं। सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि दूसरे तबके के कई सारे लोग आ रहे हैं। कुछ ब्रश लेके आए हैं, कोई खाने का सामान लेके आ रहा है, कोई दूध लेके आ रहा है, कोई बिस्किट लेकर के आ रहा है, ताकि किसानों के इस क्रांति में, इस आंदोलन में वो उनका हिस्सा बन सकें, उन्हें समर्थन दे सकें। और इस बीच भारत बंद का जो समय है, जाहिर है ये सड़क पहले ही बंद है, इससे ज्यादा बंद क्या हो सकता है। डाइवर्जन के रास्ते हैं, जो लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहते हैं वो यहाँ से कई दूसरे रास्तों से होकर के जा सकते हैं। किसानों ने आह्वान किया कि आज का दिन भारत बंद हो, ताकि सरकार तक संकेत जाए, संदेशा जाए कि किसान क्या चाहते हैं। लेकिन कल 6वें दौर की बातचीत है। तो सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आशुतोष आपको दिखा रहे थे। यहां पर हम आपको दिल्ली को नोएडा से जोड़ती हुई तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आम लोगों को कुछ डिटोर्स लेने पड़ रहे हैं आज, और वो ये कोशिश कर रहे हैं, ढूंढे ऐसे इलाकों को जहां से कम अपने काम की ओर निकल सकें। यहां पर जो भारतीय किसान यूनियन के जो सदस्य हैं, उनका जो जमावड़ा आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सड़क पर भी उन्होंने दरी बिछा रखी है, और साथ में थोड़ा गाना बजाने के साथ ही और कुछ एक दूसरे से बातचीत करते हुए वो यहाँ पर इस समय अपनी दृढ़ता को, अपने संकल्प को दिखा रहे हैं इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई। अब आपको हम उत्तर प्रदेश, हम लखनऊ लिए चलते हैं और लखनऊ में आपको दिखाते हैं कि वहां पर सब्जी मंडी का क्या हाल है। मेरे सहयोगी शिवेंद्र श्रीवास्तव ने वहां का जायजा लिया। किसानों की मांगों के सपोर्ट में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसका कितना असर है देखने के लिए हम लखनऊ की फल मंडी में हैं। यहाँ आमतौर पर भीड़ वैसे ज्यादा रहती है, लेकिन अभी दिन निकलने के साथ ठंड की वजह से हो सकता है थोड़ा कम लोग अभी आए हों। लेकिन क्या असली हाल है, क्या भारत बंद का असर है, लोग क्या सोचते हैं, इन सबसे बात करेंगे। वैसे ये बताइए, जो यहाँ पर आज माहौल है वो क्या आमतौर पर ऐसे ही रहता है, लोग इतने ही आते हैं? नहीं, आज तो थोड़ा मंडी में मतलब दिख रहा है कि यहाँ आदमी नहीं है, वरना तो इससे भीड़ रहती है ज़्यादातर। क्या वजह है, क्या भारत बंद का असर दिख रहा है? हाँ, भारत बंद का असर तो कुछ दिख ही रहा है। जो ये किसान कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये उनकी मांगे जायज़ हैं या आपका कुछ और सोचना है? देखिए, हर एक की सोच अलग अलग रहती है, तो अब उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। आमतौर पर जो खरीदार आते थे आज कम आ रहे हैं? जी, आज थोड़ा कम आ रहा है। आप बताइए क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ये आपको बताना चाहेंगे यही हाल यहाँ पर तमाम जो दूसरी दुकानें हैं उन पे भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ये किसान पीछे बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये व्यापारी हैं जो कि जो फलों के जो थोक व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए भाई साहब, जो आज असर देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्या कम लोग आ रहे हैं, ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्या है सर? पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो बहुत कम है। वजह यही है, जो किसान यूनियन वाला है उसी की हड़ताल की वजह से आज बहुत कम है भीड़।
किसान बिल के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान दिया गया है, लेकिन गुजरात बंद नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आम दिनों की तरह ट्रैफिक होता है वही ट्रैफिक की रफ्तार है। हालांकि जो पुलिस है, पुलिस ने कई ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है जिन्होंने भारत बंद के लिए ऐलान किया था। जो संभावना थी कि वो लोग हो सकता है कि रास्ता चक्का जाम करवा सकते हैं, तो वही पुलिस भी जगह जगह डिप्लॉय कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है ताकि जो लोग हैं वो जबरन बंद करवाने के लिए ना निकले। अगर दुकानों की बात की जाए तो दुकानें भी यहाँ पे खुली है, सब कुछ आम दिनों की तरह ही है अहमदाबाद के अंदर। हालांकि आज जल्दी सुबह वडोदरा और जितने भी नेशनल हाईवे हैं वहाँ पे जो टायर जलाने की खबर है वो लगातार आती रही। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे टायर जलाने की कोशिश की गई, लेकिन लगातार पुलिस वहाँ पे तैनात है और पुलिस ने सारे जो हाईवे हैं जहाँ चक्का जाम किया गया था उसको अब क्लियर करवा दिया है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। दरअसल देशव्यापी हड़ताल की जब भी बात की जाती है, जब भी भारत को बंद करने की बात की जाती है, तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो आम लोग हैं वो अपने दिलों से जुड़कर आपके इस कॉज में आपका समर्थन करें। और इसीलिए हम आपको अलग अलग इलाकों की वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जैसे गुजरात की तस्वीर हमने आपको दिखाई है कि वहां पर किस तरीके से हाईवे को बंद करने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके अलावा आपको बाकी चीजें सामान्य नजर आएंगी। मुंबई का क्या हाल है, क्योंकि उन राज्यों को खासकर देखना जरूरी है जहां पर कम से कम जो केंद्र की सरकार है वो उन राज्यों में नहीं काबिज है। महाराष्ट्र का रुख अलग अलग पार्टियों का हमने देखा है, लेकिन मुंबई में जीवन कैसा चल रहा है, मुस्तफा शेख बता रहे हैं। नवी मुंबई में एपीएमसी मार्केट ने भारत बंद के कॉल को सपोर्ट किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ ये बंद बुलाया गया था और आप देखेंगे कि 1200 ट्रक हर रोज एपीएमसी मार्केट वाशी में आते हैं। उसमें जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, वो बाद में मुंबई में सप्लाई किए जाते हैं। आज के दिन वो ट्रक्स नहीं आए हैं मार्केट में और जो ट्रक टर्मिनस है वहां पर ये सारे ट्रक्स खड़े हुए हैं। जो सब्जी के ट्रक्स आते हैं वो बाद में कमर्शियल लगेज लेकर के वापस जाते हैं, लेकिन पूरा ऑपरेशन आप देखेंगे आज ठप पड़ा हुआ है। कृषि से रिलेटेड जो लोग हैं, चाहे वो फिर ट्रेडर्स हों या फिर जो माठाड़ी कामगार हैं जो इन ट्रक्स में पोर्टर्स का काम करते हैं, उन सभी ने इस बंद को, इस स्ट्राइक को सपोर्ट किया हुआ है। और इसीलिए ये आप देख पाएंगे दृश्य कि पूरा जो कामकाज है, पूरा कई 100 ट्रक जो है वो यहाँ पर टर्मिनस पे खड़े हुए हैं और भारत बंद के जो कॉल दिया गया था उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी के अलावा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी नवी मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में इस बंद को सपोर्ट कर रही है और इसीलिए आप देख पाएंगे कि कृषि से जुड़े जो हिस्से हैं वहां पर इस बंद का असर देखने के लिए मिल रहा है। कैमरा पर्सन मंगेश आंबरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। इन सारी चीजों के बीच कल सरकार की मुलाकात भी होगी, जो कृषि मंत्री हैं उनकी मुलाकात भी होगी अलग अलग किसान संगठनों से, और देखना है कि कल क्या किसी निष्कर्ष की ओर ये पूरा मामला बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है। लेकिन इस समय हम आपको बंगाल की भी तस्वीर दिखाते हैं। बंगाल की जो तस्वीर है वो गजब की है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल बंद बुलाया है, क्योंकि सिलीगुड़ी में उनके जो कार्यकर्ता की हत्या की गई है उसके विरोध में, और उसके अलावा लेफ्ट ने भी भारत बंद बुलाया है किसान संगठनों के समर्थन में। तो हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसके जरिए उस विरोधाभास को भी समझिए, जहां पर जो मुद्दे हैं वो राजनीति की जमीन पर घसीट कर ले आए जाते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस समय मौजूद हैं। मनोज्ञा, इन सारी चीजों के बीच, यानी बंगाल बंद और भारत बंद, और वैसे भी तृणमूल का सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, वो ममता बनर्जी बोल चुकी हैं इस चीज को लेकर, तो हम समझे कि आज बंगाल पूरी तरीके से ठप।
ऐसा नहीं है। यही दिलचस्प बात है कि बंगाल हमेशा वो कर जाता है जो एक्सपेक्टेड हो या ना हो। और ऐसे में मैं हूँ इस समय बालीगंज फाड़ी के आसपास के इलाके में, जहाँ एक और कांग्रेस ने पूरी तरह से यहाँ पर मानव बंधन बनाकर रास्ता तो रोक दिया है, लेकिन ट्रैफिक से आपको अंदाजा लग जाएगा कि बंद का क्या असर है। तृणमूल कांग्रेस ने इसका मौलिक आधार पर समर्थन भी कर दिया है कि मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बंद का नहीं। हालांकि इन सब के बीच में पुलिस जगह जगह पर तैनात है, लोगों को जबरन कहीं रोका नहीं जाएगा। चलिए मनोज्ञा लौटेंगे आपके पास। इस समय केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविशंकर जी, जो देश भर की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, जो अलग अलग इलाकों से आ रही हैं तस्वीरें, आज क्या समझ पा रहे हैं आप किसान आंदोलन की बाबत? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, किसानों के कंधे से हमारे विरोधी दल के लोग गोली चला रहे हैं। और मैं क्या कहूं, ये जो हमारे विपक्षी दल के लोग हैं, जो बार बार चुनाव हारते हैं, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो या नगर निगम हो, और जिस बंगाल की बात अभी आप सुना रही थी, वहां भी हम जीतने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी 2 हो गई हैदराबाद में, बिहार में क्या हाल हुआ आपको पता है। अब जो बात मैं कल से कह रहा हूं श्वेता जी, विरोध के लिए विरोध, आपका कोई वजूद बचा नहीं, कोई जमीन बची नहीं, तो अब किसान आंदोलन आया तो उसमें आप कूद गए। कभी 3 तलाक का विरोध करते हैं, कभी शाहीन बाग के पक्ष पे खड़े हो जाते हैं, कभी सीए का विरोध करते हैं, राफेल डील का विरोध करते हैं। और देखिए, मैंने कल विस्तार से बताया है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम पूरे मंडी एक्ट को रिपील करेंगे। शरद पवार ने पत्र लिखा था मंत्री के रूप में कि अगर आप मंडी के चंगुल से किसानों को मुक्त करने के लिए सुधार नहीं करेंगे तो हम केंद्र से वित्तीय सहायता आपको बंद कर देंगे। तो वो इस तरफ जा रहे हैं। बाकी सब प्रदेशों में ये काम हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रस्ताव और अमलीकरण हर प्रदेश में हुआ है, जहां कांग्रेस है, भाजपा है, बीजेडी है, डीएमके है। नहीं रविशंकर जी, विरोध के लिए विरोध का जो तर्क है वो राजनेताओं पर, राजनीति पर, इस पर जरूर फिट आ सकता है, अलग अलग पार्टियों पर जरूर फिट आ सकता है, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि जो इस समय जो किसान आंदोलित हो रखे हैं, जो मांग कर रहे हैं, ये मांगे कोई नई नहीं है। अगर वो एमएसपी को लेकर जो बातें करते हैं, तो आप ये भी नहीं समझ रहे हैं कि कम से कम कुछ जो है, कुछ हिस्सा तो विरोध का जो है वो स्वाभाविक है और उसको एड्रेस करना है सरकार को। आपने बिल्कुल सही कहा। किसानों से हमारी बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है? 5 राउंड की बात हुई है नहीं हुई है? 2 वरिष्ठ मंत्री पदाधिकारी उनके साथ 5-6 घंटे बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। आप सही कह रही हैं। आपने एमएसपी का आपने एक बात कही, प्रधानमंत्री जी ने कहा, मंत्री जी हमारे तोमर जी ने कहा, कृषि मंत्री ने कहा, हम लोगों ने कई बार कहा है, और भी चाहिए, उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन आज मैं क्योंकि आप फील्ड में हैं, तो मैं एक बात दोबारा कहना चाहता हूं कि नवंबर के अंत तक भारत सरकार ने एमएसपी के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए की खरीद की है, धान की, पैडी की, और उसमें जो लगभग 350 लाख टन खरीदा गया है, उसमें 2/3 आपके पंजाब से खरीदा गया। आप समझ लीजिए, हजारों करोड़ के किसानों को फायदा मिला है। तो अभी जब ये कानून के बाद भी आप जमीनी हकीकत देखिए कि कितना धान खरीदा गया, एमएसपी कितना दिया गया, तो ये तो हो रहा है। हमारे काम को देखना चाहिए, हम उनको और समझाने की बात उन तक पहुंचे क्यों नहीं? देखिए, अगर सीधे सीधे तौर पर इतना सरल मामला है, स्पष्ट मामला है, तो ये चीज समझने में नहीं आती है कि आखिर फिर इतना आंदोलन क्यों, इतना अग्रेशन क्यों, इतनी आक्रामकता क्यों है? देखिए, उसमें मैं 2 ही बात कहूंगा। एक आक्रामकता मूल रूप से एक प्रदेश से है, आप भी समझती हैं, उसका नाम मुझे खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिहार में तो मंडी नियम 2006 में समाप्त हो गया था, कई प्रदेशों में बाकी जगह खत्म हो गया है। आज आप देखिए कि नए नए किसान नई नई फसल उगा रहे हैं। आप जरा चली जाइए बुलंदशहर के आसपास, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी गाजर उगाती है और लाखों रुपए कमाते हैं पर एकड़ किसान वहां पर। कल मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि नए नए किसान एमबीए कर करके शिमला मिर्चा उगा रहे हैं, कैश वेजिटेबल उगा रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो हम मंडी समाप्त करना नहीं चाहते, आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, लेकिन हम मंडी के चंगुल से किसानों को एक अवसर देते हैं कि आओ भाई, तुम्हारे लिए यह भी अवसर है।
और देखिए श्वेता जी, मैं आपको एक बात कहूं, आईटी विभाग देखने के कारण हम लोगों ने एक ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाया हुआ है, डिजिटल। 21 प्रदेशों के लगभग 21,000 मंडियां उस पर रजिस्टर हो गई हैं। 1.5 करोड़ किसान रजिस्टर हुए हैं और मालूम है 1.25 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने व्यापार किया है अपने फसलों का। तो यह कानून सिर्फ किसानों के लिए अवसर देता है, बिचौलियों, आढ़तियों। अगर हम इस बात को मान भी लें कि यह वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, कि आपको लग रहा है कि वो गलत समझा दिया गया, गलत बहका दिया गया, उकसा दिया गया, तो फिर उस नैरेटिव की युद्ध में आप लोगों के पास भी तो मौका था ना। कानून आप ही लोगों ने बनाया था। क्या आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर उतना विमर्श नहीं हुआ? क्या लगता है आपको जमीनी स्तर पर उतने लोगों को समझाया नहीं गया? आप अपनी बात को रखने में नाकाम रहे। देखिए, आपको मैं इतना बता दूं, मैंने ये सवाल मुझसे कल पूछा गया था मेरी प्रेस में, और लगभग जितने डिजिटल बातचीत हुई थी पदाधिकारियों के साथ, 90 लाख लोग चर्चा में आए थे 6 महीने में, क्योंकि कोरोना के कारण तो फिजिकल मीटिंग हो नहीं सकती थी, तो सब हमने गिनती से दिया था। बाद में सेक्रेटरी मिले, मंत्री मिले, 5 राउंड की बैठक हुई है, संसद में भी व्यापक चर्चा हुई थी, और सबसे तो आश्चर्य था, संसद में जो समर्थन किए हैं वो भी कूद गए मैदान में। मुलायम सिंह यादव जी ने स्टैंडिंग कमेटी में कहा है कि किसानों को चंगुल से मुक्त करना चाहिए, मंडी के चंगुल से। उनके पुत्र धरने पर बैठ रहे हैं। सवाल ये है, किसानों से हमारी बातचीत चल रही है, हम जरूर करेंगे, लेकिन कुछ लोग जिनकी समस्या वो है कि नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का जो भी अवसर मिले खड़े हो जाओ, ये ठीक नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और हमारी सरकार लोकप्रिय है, हमारे प्रधानमंत्री लोकप्रिय है। कोई ऐसा नहीं है रविशंकर जी जो किसानों के साथ न हो। सब रोटी खाते हैं, सबका पेट भरता है उन्हीं के उगाए हुए अन्न से, इसीलिए अन्नदाता कहते हैं और मन में श्रद्धा से उस बात का समर्थन भी करते हैं। लेकिन लोग अब ये जानना चाहते हैं कि यह मामला कैसे निष्कर्ष तक पहुंचेगा। अगर इतने दौर की बातचीत में किसान अपनी तरफ से सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि आप तीनों कानून वापस लीजिए, सरकार अपनी तरफ से इस बात को लेकर स्पष्ट है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, आप समझाने की बात करते हैं, वो आपको समझाने की बात करते हैं, तो निष्कर्ष निकलेगा कैसे? कब तक दिल्ली इस तरीके से घिरी रहेगी? पहले मैं आपको एक बात बता दूं श्वेता जी, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, हमारी सरकार किसान अन्नदाता के प्रति समर्पित सरकार है। ये हमारे प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा है और हम वो करके दिखा रहे हैं। देश के 10 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि में किसने दिया है? हमने दिया है ना। सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है, साल में 6,000 रुपया बीज खरीदने के लिए, बाकी के लिए किसान, बाकी मानधन योजना है, जो फसल बीमा योजना है, ये सारी योजनाएं तो हमने जमीन पर लाई है कि नहीं लाई है, मुझे बताइए आप। हम सिर्फ बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। लेकिन आपने सही कहा, अन्नदाता से हम बातचीत करेंगे, बार बार कहेंगे कि ये सारा कुछ उनके ही हित में है। और देखिए, आज मुझे आप एक बात का अवसर दीजिए बोलने के लिए। हमारे एक कॉमन सर्विस सेंटर है हमारे आईटी विभाग का, देश में 4 लाख ले गया हूं। मालूम है आज वो डिजिटल तरीके से क्या कर रहे हैं? त्रिपुरा का जो पाइनएप्पल था, जिसे आप अनानास कहती हैं, वहां के किसानों को 5 रुपया मिलता था। हमने डिजिटल मार्केट खोला तो आज मुंबई और दिल्ली में 15 रुपया किलो वही अनानास बिक रहा है। किसानों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस कोरोना में बिहार से मुजफ्फरपुर की लीची हमने लंदन पहुंचवाई इसी के माध्यम से। ये नए अवसर मिलने चाहिए किसानों के लिए। आपने सही कहा कि अगर संवाद और करने की जरूरत जरूर करेंगे, हम उनको समझाएंगे, और मुझे मालूम है देश का किसान समझेगा। वो चर्चा होने दीजिए। चर्चा पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मेरे लिए कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे 2 मंत्री, एक जो आरोप रविशंकर जी सरकार पर लग रहा है, एक आरोप जो लग रहा है वो ये कि अगर जो विरोधी पार्टियां हैं वो अगर किसानों के समर्थन में खड़ा होना चाहती हैं तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन जुबानों को बंद करें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्हें उनके घर में नजरबंद रखा गया है। जो अरविंद केजरीवाल हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली में उनके घर को घेर लिया है पुलिस वालों ने और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, उन्हें उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे जो सरकार पर सीधा आरोप लग रहा है? ये क्या तर्क है इसका? श्वेता जी, अखिलेश यादव की आवाज हम नहीं दबाते हैं। अखिलेश यादव की आवाज उत्तर प्रदेश की जनता ने दबा दी है, तो हम क्या करें? बुरी तरह से हारे विधानसभा में, लोकसभा में सफाया हो गया, तो ये आप आरोप गलत है। हां, वो मुख्यमंत्री हैं, लोकतंत्र, अरविंद केजरीवाल तो जीते हुए हैं ना। हर को विरोध, नहीं, एक मिनट, हर को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अव्यवस्था फैलाने का नहीं।
अब मैं अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहूं? 23 नवंबर को उनकी सरकार दिल्ली में इन कानूनों को नोटिफाई करने का गजट प्रकाशित करती है, इसी 23 नवंबर को। अब आज विरोध कर रहे हैं, तो क्षमा करें, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से काम करिए। अव्यवस्था तो का स्थान तो नहीं होना चाहिए ना। अब ये काम पुलिस करेगी ना, उसमें तो देश का कानून मंत्री कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन कहां शांति भंग की आवश्यकता है श्वेता जी, उसमें क्या हो सकता है? तो शांति व्यवस्था भी तो जरूरी है ना। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। रविशंकर जी, मैं ये सवाल आपसे, जो अंतिम सवाल आपसे पूछ रही हूँ, ये समूचे देश की ओर से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली को हमने पिछले साल इसी समय पर देखा था कि किस तरीके से जब सीएए के कानून थे, दिल्ली ही नहीं और भी शहरों में वो हो रहा था, और कोरोना का लॉकडाउन जब शुरू हुआ तब जाकर वो मामला पूरा खत्म हुआ था। आज सब ये जानना चाहते हैं कि आप लोग कितने आश्वस्त हैं कि आप इस डेडलॉक को, इस गतिरोध को तोड़ पाएंगे, आप किसानों को समझा पाएंगे, या उनकी बातों को मानकर या फिर अपनी बातों को समझाकर, लेकिन सामान्य होगा जीवन जल्दी। देखिए, आप देश से सवाल पूछ रही हैं, तो थोड़ा मैं आपसे अनुमति चाह के थोड़ा स्पष्ट बोलना चाहता हूं। किसानों के लिए जो भी जरूरी करना होगा हम करेंगे, हमेशा करेंगे, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं और हम उनसे बातचीत भी करेंगे। और वो किसान के लोग नेताओं को नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में आई, फिर भी वजह अलग बात है। लेकिन ये मुझे बताइए, क्योंकि आपने बताई शाहीन बाग की याद दिलाई, बाकी याद दिलाई, कोरोना की, अब ये बताइए कि कुछ लोग आकर के दिल्ली में 550,000 या 10,000 लोग आके घेर लेंगे, क्या बिल्कुल सरकार पंगु हो जाएगी क्या? मुझे ये बताइए। देश तो ऐसे नहीं चलेगा ना। लोकतंत्र का तकाजा है श्वेता कि आइए, आप चुनाव में आइए, मैदान में आइए, आप हार गए शांत होइए, जीत गए राज करिए, हरा दीजिए किसी को। लेकिन हम अनिश्चित काल के लिए देश की राजधानी को घेरे रहेंगे, या तो मेरी बात सुनो, नहीं तो हम घेरे रहेंगे। तो देश तो ऐसे नहीं चलेगा ना। हम बातचीत करेंगे, तो इसका मतलब हमारे जो सरल किसान हैं, भोले किसान हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, और मुझे मालूम है कि वो मोदी जी के प्रति स्नेह भी करते हैं। लेकिन कौन सी ताकतें हैं कि घेरे रहो जब तक नहीं होता है? यही शाहीन बाग में हुआ था ना। ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपने ये सवाल देश से पूछा, देश की तरफ से पूछा था, तो इसका रास्ता निकलेगा, हम जरूर रास्ता निकालेंगे। लेकिन हाँ, अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि बिल्कुल हम दिल्ली को पैरालाइज करके अपनी मांग को मनवा कर रहेंगे, तो मेरे ख्याल में ये सोच ठीक नहीं है। लेकिन रविशंकर जी, अगर इस तरह के विरोध प्रदर्शन को एक पक्ष को खिलाफ बोला जा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी पर जयपुर में आरोप लग रहे हैं कि वहां से पत्थर चलाए गए, इसी वजह से टकराव हुई कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, ये आरोप वहां से आ रहे हैं। दूसरी चीज की जो बंगाल की तस्वीर हम देख रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल बंद का आह्वान किए हुए है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह बातचीत से ही रास्ता निकल रहा है। विरोध प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से भी वहां पर तो जरूर हो रहा है जहां पर आपकी सरकार नहीं है। देखिए, मैंने बंद का विरोध किया क्या? मैंने तो अभी आपने एक सवाल किया कि दिल्ली को घेर कर लोग बैठे हुए हैं, उसके संदर्भ में मैंने जवाब दिया। ये नई बात हो गई ना। हम लोग तो जेपी मूवमेंट के समय के एक्टिविस्ट हैं। ये धरना, प्रदर्शन, लाठी, जेल सब देखा हुआ है। उसका भी एक सिस्टम होता है कि नहीं होता है, कि हम एक शहर को घेर कर बैठ जाएंगे, सारे रास्ते बंद कर देंगे, कुछ नहीं आने जाने देंगे, जनता को पूरा हम एक प्रकार से असुविधा से त्रस्त कर देंगे। ये ठीक नहीं है। मैंने ये बात कही थी। अब बंगाल में तो जो हो रहा है, आपने बंगाल की बात की। देखिए, जयपुर की समस्या दूसरी है। वहाँ कांग्रेस के अंदर की बहुत समस्या है, जो आप देख रही हैं। आज भी अखबार भरे पड़े हैं कि सचिन पायलट को अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। छोड़ दीजिए उनकी बात। लेकिन बंगाल में नया हो रहा है क्या? अगर हमारे कार्यकर्ता मारे जाते हैं वहाँ प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है। वहाँ अमित शाह के हेलीकॉप्टर को, योगी जी के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग का परमिशन नहीं मिलता है। छोड़िए ऑर्डनरी बातें, प्रधानमंत्री की भी पब्लिक मीटिंग पर क्या परेशानी हुई आपने बहुत दिखाया है। तो वहाँ आम कार्यकर्ता की कौन बात कहे? लेकिन हाँ, हमारे कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं पुलिस के अत्याचार के खिलाफ, और अगले चुनाव में जीतेंगे बंगाल, ये हमारा पूरा विश्वास है। रविशंकर जी, धन्यवाद। हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द समाधान इस पूरे मामले का निकले। किसान संगठन जितने भी अपनी मांगों को रख रहे हैं, देखना है कि किस तरीके से उनकी मांगों को
सरकार या तो पूरा करती है या उन्हें समझा पाती है कि नहीं आपके हित में ही है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में इस देशव्यापी हड़ताल का असर नजर आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 25 तस्वीरों की नजर से हम आपको जिस तरीके से बंद का हाल आज है वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ दिल्ली का हाल भी हमारे तमाम संवाददाता, चूंकि दिल्ली जो कि अलग अलग इलाकों से अलग अलग जो बॉर्डर के एरिया हैं जहां पर दिल्ली में दाखिल होने के इलाके हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, जहां से भी आप दाखिल हो सकते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश, वहां पर किस तरीके से सड़कों को बंद करना पड़ गया है। 25 तस्वीरों की नजर से हम आपको किसान आंदोलन का 13वां दिन जो कि देशव्यापी हड़ताल भारत बंद के तौर पर बताया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग इलाकों में तैनात हैं और वहां से पूरी रिपोर्ट दिन भर की दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली की तस्वीर आपको पहले दिखाते हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल को नजरबंद किया गया है या नहीं, ये बड़ा सवाल बन गया है। चूंकि वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरना देकर बैठ गए और कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ती जाएगी तो धारा 144 भी लगानी पड़ सकती है। वहां की तस्वीरें लगातार जो सुबह से चल रही हैं, जिसमें यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल चूंकि मिलने चले गए थे सिंघू बॉर्डर पर किसानों से और वहां पर जाकर उन्होंने उनका स्वागत किया था और कहा था कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। उससे पहले सत्येंद्र जैन भी गए थे सिंघू बॉर्डर और वहां पर जो व्यवस्था है उसका आकलन किया था। तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ताकि अरविंद केजरीवाल उनके समर्थन में कुछ बोल न दें, बाहर न निकल आए, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को नजरबंद किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही दिल्ली पुलिस की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिहाज से अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास पुलिस की तैनाती की गई है। आज मुख्यमंत्री को लगभग हाउस अरेस्ट किया हुआ है सिर्फ इसलिए कि किसानों का ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है, जो पूरा का पूरा देश बंद है, इसको कमजोर किया जा सके, ये दिखाया जा सके कि जो किसान है अकेले इनके साथ कोई नहीं खड़ा। ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, इट इज नॉट एट ऑल करेक्ट एंड एज बीइंग सीएम दिल्ली ही कैन मूव अराउंड वेयरएवर ही वांट्स एंड देयर इज नो एज सच फ्रॉम आवर साइड। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं टिकरी बॉर्डर, जहां से मेरी सहयोगी चित्रा मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी और पीछे की तस्वीरें मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन अमित आपको दिखाएं किस तरह से दूर दूर से यहां पर पंजाब और हरियाणा के किसान भारी तादाद में आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। लगातार बीते कई दिनों से इनका ये आंदोलन यूं ही जारी है। एक तरफ भारत बंद है तो वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं भारी तादाद में इन किसानों की यहाँ पर मौजूदगी। मंच से एक एक करके तमाम बड़े नेता भाषण देते हैं और उसके बाद ये तमाम किसान यहाँ पर बैठकर उनको गौर से सुनते हैं। इनकी 3 बड़ी मांगे, जो कानून बनाया है सरकार ने उसको निरस्त किया जाए, उससे कम पर इनको कतई कुछ भी मंजूर नहीं और उसी को लेकर लगातार बीते कई दिनों से यहाँ पर इन लोगों की मौजूदगी है। आपको बता दें कि कई किलोमीटर अगर हम पीछे चले जाएंगे तो हर तरफ सिर्फ किसान ही किसान अलग अलग मंचों पर अपनी बात करते हुए नजर आ पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल सुबह 11 बजे सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत होनी है, क्या बीच का कोई रास्ता निकल पाएगा या फिर गतिरोध इसी तरह से बना रहेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करें, लेकिन उसके पहले महिलाओं की भी बड़ी तादाद यहाँ पर आप देखेंगे, महिलाएं भी बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठी हुई है। यस और नो के बोर्ड के साथ ये महिलाएं बैठी हुई है। कहाँ से आई हैं आप? हम पंजाब से फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। क्या चाहती हैं? हम जो मोदी सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस लागू किया है उसको रद्द करवाना चाहते हैं। उससे कम पे कुछ मंजूर नहीं। सरकार कह रही है कि ये किसानों के फायदे का है। नहीं, हमारे जो फायदे में बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारे जो फायदे में 1 किसान के फायदे में होते, 2 किसान के फायदे में होते तो इतने हजारों किसान इकट्ठे ना होते, वो अपना नुकसान ना करवाते। ये कानून हमारे एंटी है। आप कहाँ से आई हैं? फाजिल का पंजाब से। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि किसानों वास्ते ने गलत कानून बनाए ने रद्द करे।
कानून रद्द किया जाए, उससे कम पे कुछ भी नहीं चाहिए। उससे कम नहीं चाहिए, रद्द ही करने से। जब तक वो रद्द नहीं करेगा उदों तक असी ये केड़ा साडा संघर्ष दिनों दिन तेज होता जाएगा। देखिए, ये तमाम वो महिलाएं हैं जो अपने घर पर जाती हैं, घर का पूरा काम करके फिर यहाँ आती हैं, दिन भर इसी तरह से बैठी रहती हैं और उसके बाद फिर चली जाती हैं। पीछे के हिस्से में चलते हैं जहाँ पर कुछ और महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सरकार बार बार भरोसा दे रही है कि ये कानून आपके हित में है, इससे मंडियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि सरकार ज्यादा ऑप्शन दे रही है किसानों को, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं और उनका ये प्रदर्शन यहाँ पर लगातार जारी है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। पूरा देश सुन रहा है आपको, बताइए क्या डिमांड है आपकी? लाइव जा रहे हैं आप, क्या क्या मांग है आप लोगों की? मांग की ऐसे ही, हमारे जो 3 काले कानून है इनको रद्द करे। हमारी तो यही मांग है। जो पीछे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो चुके, बुजुर्ग बीमार हो चुके, जो मतलब यहाँ बुजुर्ग हैं, उनकी लड़की की आज शादी है पीछे, वो भी यहीं बैठे हैं। देखो कैसी दुख की बात है कि ये काले कानून मोदी वापस नहीं दे रहा। देखा आपकी आंखों में से आंसू आगे बहन हमारी बिटिया। नहीं, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि ये आपके फायदे में है। सरकार ये कह रही है कि ये आपके फायदे में है। बिल्कुल ही नहीं फायदे में। जे फायदे में होता है, ये अनपढ़ थोड़ा है जो किसान है, सारे ग्रेजुएट हैं, बुजुर्ग हैं हमारे जो 50-50 साल का जिनका पुराना तजर्बा है, जो आजादी की लड़ाई में सबने लड़ाई लड़ी, वो ऐसे पागल थोड़ा है। ये काले कानून रद्द होने चाहिए, हमारी यही मांग है। देखिए, ये काला कानून रद्द हो, इनकी ये मांग है। वैसे आपको बताते चले, सुबह से ही हमने दिखाया आपको किस तरह से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आते हैं, शिवराज सिंह चौहान आकर अपनी बात रखते हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। सरकार की ओर से लगातार ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल ये कानून किसानों के हक में है, लेकिन यहाँ पर किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ और युवा हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हैं? पंजाब से। क्या चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਰੱਖੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਝਾਕੋ, ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। लेकिन सरकार कह रही है कि अगर सरकार का ये कहना है कि अगर किसानों को बेहतर जिंदगी देनी हो, उनके पास और ज्यादा पैसे आए, तो बहुत जरूरी है कि कृषि सुधार कानूनों को लागू किया जाए। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। तो आप लोग किसानी करते हैं? हाँ जी। किस चीज की फसल? किस चीज की फसल करते हैं? हम गेहूं और चावल की। गेहूं और चावल की फसल, इसी की पैदावार ज्यादा भी होती है पंजाब में। कुछ और लोगों के पास हम चलते हैं जरा पीछे की ओर। दादा थोड़ा सी जगह दीजिए, थोड़ी सी जगह दीजिए। कहाँ से आए हैं दादा, कहाँ से आए हैं? है जी, क्या चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਜੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰ ਇਹ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ भारत बंद का असर दिख रहा है? ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਵਹਾਂ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। भारत ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ कोई भी चीज भाग नहीं रही। देखिए, यहाँ पर दूर दूर से ये किसान आए हुए हैं। इनका ये कहना है, इनका ये मानना है कि भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है और ये अपनी आवाज यहाँ पर बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत दूर से पीछे की तरफ आप देखेंगे, दूर दूर तक लोग आपको दिखाई देंगे और इधर दूसरी तरफ भी आपको तमाम महिलाएं बैठी हुई नजर आएंगी जो अपनी आवाज यहाँ पर बुलंद कर रही हैं। यहाँ पर किसान मंच पर बैठे हुए हैं और आपको बता दें कि सामने से मंच से लगातार संबोधित किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि कल जब फिर से, तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पूरे देश से तस्वीरें आ रही है। भारत बंद, किसानों की तरफ से ये भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसको 24 पार्टियां समर्थन कर रही हैं, राजनीतिक पार्टियां। और जहानाबाद, दरभंगा, प्रयागराज, कोलकाता की तस्वीरें आगे भी आपको हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे। और इस बीच मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी नेता, क्या कह रहे हैं, सुनिए। सर, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब इस आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। इनमें से ज्यादा कुछ पार्टियां तो इस तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बहुत ही ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कॉन्स्पिरेटर रही हैं। अब इस तरह के आपराधिक षड्यंत्रों का सिंडिकेट रहा है। आप इन 6 सालों में देख लीजिए, हर इस तरह के मुद्दे पर जो देश की तरक्की के लिए हो, गरीबों की तरक्की के लिए हो, कमजोर तबकों की तरक्की के लिए हो, देश के सम्मान स्वाभिमान के लिए हो, उसमें किस तरह से कंफ्यूजन का, भ्रम का और भय का तड़का लगाने की कोशिश करो, ये काम लगातार
ये लोग करते रहे, कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस के साथ और भी जो उसके हताश और निराश साथी हों, वो इस तरह का काम करते रहे। अब किसानों का सवाल है। देखिए, किसान इस बात से अच्छी तरह से संतुष्ट है, देश भर का किसान, और जो लोग बेचारे हमारे गुमराह होकर के धरने पर भी बैठे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, वो भी संतुष्ट हैं इस बात का कि मोदी कभी भी किसानों के, कमजोर तबकों के हितों पर कुठाराघात होते न देख सकते हैं न कर सकते हैं। उन्हें यह भी मालूम है कि इन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के सम्मान निधि दी। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की जो फसल है उसको सुरक्षित करने के लिए बीमा की व्यवस्था की। इन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के खेत और खलिहानों तक बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, इसकी व्यवस्था की। इन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो देश के किसानों के सम्मान के लिए, देश के किसानों की सुरक्षा के लिए तमाम ऐसे कदम उठाए जो किसानों की आय को दुगना करने के रास्ते को सुनिश्चित कर रहा है। ये बात सब लोग जानते हैं। इसलिए ये जो गैंग है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर्स का गैंग, इसने क्या किया कि एक ऐसे रास्ते पर धक्का दे दिया है, ऐसे रास्ते का एंट्री गेट खोल करके धक्का दे दिया। अब किसानों को लगा ये तो गलत हो गया, तो वो जो है एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहे थे, तो इस जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर्स का सिंडिकेट है वो खुद ही एंट्री कर लिया और जा करके एग्जिट गेट पे डबल लॉक कर देंगे, ताकि जो है वो जो बेचारे किसान जिनको अभी तक इन्होंने गुमराह किया था वो बाहर निकल सके और उनको जो है उसमें फंसा के रखो। स्मृति जी, आज भारत बंद है, किसान आंदोलन है, लेकिन बहुत सी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने जो है इस भारत बंद को जो है वो समर्थन दे दिया। विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि भारत प्रगति के पथ पर, भारत की वो प्रगति पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे। विपक्ष चाहती है कि कोलाहल हो, विपक्ष चाहती है कि उनका दोगलापन किसी के सामने ना आए। और हिमांशु जी, मैं जब दोगलेपन की बात करती हूँ तो विपक्ष ने जब ये बिल प्रस्तुत हुआ था देश की संसद में, तब जोर जोर से ये भ्रम फैलाया था कि एमएसपी का ऑपरेशन बंद हो जाएगा देश में। इस बिल के आने के बाद 5 दिसंबर तक हमारे देश में लगभग 33 लाख किसानों से धान की खरीदारी की गई। 60,000 करोड़ से ज्यादा रुपया सीधा किसान को 5 दिसंबर तक सिर्फ धान की एमएसपी ऑपरेशन में उनके बैंक के खाते में जमा कराया गया। और आप ये जानकर अचंभित होंगे कि 60% जो लाभार्थी हैं इस पर्टिकुलर एमएसपी ऑपरेशन में, जिसमें मैं सिर्फ धान का इस वक्त उल्लेख कर रही हूँ, वो 60% लाभार्थी पंजाब से हैं। साथ ही विपक्ष ने ये जोर जोर से ऐलान किया था कि मंडियां बंद हो जाएंगी, और आज वस्तुस्थिति ये है कि एक भी मंडी भारत सरकार ने देश भर में बंद नहीं की। और हिमांशु जी, जब मैं दोगलेपन की बात करती हूँ, यही विपक्ष जब सत्ता में था तो पूरे विपक्ष ने मिलकर साल 2009 से लेकर साल 2014 तक मात्र 3 लाख करोड़ का एमएसपी ऑपरेशन में किसान तक पैसा पहुंचाने का काम किया। भारत सरकार ने बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2014 से लेकर अब तक 8 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा किसान को सिर्फ एमएसपी के ऑपरेशन के माध्यम से मुहैया कराया। जोर जोर से विपक्ष ने डंका बजाया कि किसान को राहत नहीं मिलेगी। और मैं आज चाहती हूं कि आपके चैनल पर धुले महाराष्ट्र का एक किसान है जो इस बिल के आने से पहले दर दर भटक रहा था, क्योंकि उसके मक्के की खरीदारी के लिए 3 लाख रुपए का पेमेंट पेंडिंग था। जैसे ही ये बिल संसद में पारित हुआ, धुले महाराष्ट्र के इस किसान ने इस बिल का सहारा लेकर अपने वहां पर स्थानीय इकाई में एसडीएम के यहाँ पर शिकायत दर्ज की, और इस बिल के आधार पर उसको उसकी पेमेंट हुई। क्योंकि पहले किसान दर दर भटकता था अपनी पेमेंट के लिए। इस बिल के आने के बाद इस कानून को बनाया गया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि किसान से अगर खरीदारी होगी तो आपको 3 दिन में उसका भुगतान करना पड़ेगा, अथवा उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी जो किसान को उसका अधिकार से वंचित रखता है। अब धुले महाराष्ट्र में तो भाजपा की सरकार नहीं है। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि भारत बंद है, लेकिन आज भारत बंद का इफेक्ट जो है, जो हमारे आज तक चैनल पे जो फीडबैक आ रहा है, उसके अनुसार बहुत कम दिखाई दे रहा है। जागृत राष्ट्र जो चाहता है कि राष्ट्र प्रगति करे, वो जागृत राष्ट्र, चाहे वो मन की बात हो या संसद की गतिविधि हो या आपके चैनल में जितनी भी चर्चाएं हों, उसको देखकर भली भांति समझता है कि इस बिल के आने से कृषि क्षेत्र में किस प्रकार का परिवर्तन और किस प्रकार की प्रगति संभव है। देश की जनता प्रगति चाहती है, विपक्ष चाहता है कि देश की प्रगति ठप हो जाए। तो मैं आज आभार व्यक्त करती हूँ हर उस नागरिक का जिसने बाहर आकर ये कहा कि भारत की प्रगति कभी बंद नहीं हो सकती। हाँ, विपक्ष की कुनीतियों पर
निश्चित रूप से लगाम लगी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।